उफ, ये बात शावर भी अचानक बंद हो गया। अब क्या करूं? नैना और कबीर ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर आए हुए थे और उन्होंने एक ही रूम बुक करवाया था। उनके बीच बचपन की शादी हुई थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजाने थे। पर परिवार की खानदानी बिजनेस दोनों मिलकर चला रहे थे। नैना जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में घुसी, पानी ही बंद हो गया। वो टॉवल लपेटकर बाहर निकली और बड़ी एहतियात के साथ कबीर के कमरे में घुस गई, जो अभी अभी नहाकर टॉवल पहने बाहर निकला था। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? कार्ड स्वाइप करके। हटो सामने से, मुझे शॉवर लेने दो। कबीर उसे इस हालत में देखकर हैरान रह गया। प्लीज़ टॉवल तो पकड़ा दो। कबीर ने अपना टॉवल निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया, लेकिन अगले ही पल जब नैना टॉवल पहनकर बाहर निकली तो सामने कबीर को बिना टॉवल के देखकर उसकी चीख निकल गई। नैना धड़धड़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जब कबीर अपनी ऑनलाइन मीटिंग में मसरूफ़ था, माथे पर 2 बल डाले वो उसे घूरने लगा, जो हील्स की टिक टिक करती कबीर के सब्र को आजमा रही थी। ये प्रोजेक्ट मेरा था, तुमने कैसे इसे रिजेक्ट किया? वो एक फ़ाइल उसके सामने पटकते हुए दबदबा चलाई। मिस्टर नमन, आई विल कनेक्ट यू लेटर। वो ऑनलाइन मीटिंग को ख़त्म करता ब्लूटूथ कानों से उतार कर चेयर को उसकी तरफ घुमाता कदरे पुरसकून अंदाज में उसे सर से पाँव तक देखने लगा। नैना इस वक्त वाइट लॉन्ग स्कर्ट और गोल्डन शर्ट में थी, जबकि हमेशा की तरह दुपट्टे को गले में डाले वो अपनी गोल्डन आंखें उसी पर गाड़े हुए थी। कहने को वो उसकी पत्नी थी, पर आज तक दोनों ने इस रिश्ते को ना माना, ना करीब गए, लेकिन झुटलाया भी नहीं। और दादाजी की ये डांट अलग खाते, पर फिर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने से बाज ना आते। प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए नुकसानदेह था, इसलिए रिजेक्ट हो गया। तुम होते कौन हो मेरा अप्रूव्ड किया हुआ प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने वाले? वो टेबल पर दोनों हाथ टिकाए उसके सामने कंधों पर झुकते हुए अंगारे चबाते बोली, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी के फ़ायदे नुकसान को मद्देनज़र रखकर मैं कोई भी फ़ैसला लेने का हक़ रखता हूँ, समझी तुम? इस बार कबीर भी भड़क उठा। देखती हूँ कब तक। जितने तुम्हारे शेयर्स हैं इस कंपनी में, उतने ही मेरे भी हैं। हम बराबर के पार्टनर्स हैं, अंडरस्टैंड? मेरी हैसियत को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके मुसलसल चिल्लाने पर कबीर एकदम गुस्से से अपनी जगह से उठा तो नैना घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। लेकिन कबीर गुस्से में ना पहले कभी रुका था, ना आज रुकने वाला था। उसकी जानिब जारहाना अंदाज में बढ़ता उसे दीवार के साथ पीन कर गया। मेरे सामने आइंदा ऊंची आवाज़ में बात मत करना। मुझे ऊंची आवाज़ में बात करने वाली लड़कियां जहर लगती हैं, और तुम तो वैसे भी जहर से बदतर हो। धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहता वो नैना को अंदर ही अंदर तिलमिलाने पर मजबूर कर गया। टू हेल विद योर जहर, मुझसे दूर ही रहना मिस्टर कबीर सिंघानिया, वरना मैं वो पॉइज़न हूँ जो दूसरों की रगों में घुस के ना उसे जीने देती है न मरने। अपने सीने पर दोनों बाजू जमाए उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करती वो हलकान हुई। बस इतनी हिम्मत थी। उसका मजाक उड़ा रहा था कबीर। कबीर सिंघानिया, पीछे हटो, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। वो अपने लंबे नाखून उसके चेहरे के कबीर लाते हुए दहाड़ी। अगले ही पल कबीर ने उसकी दोनों कलाइयाँ उसकी कमर पर पिन करते हुए उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी नर्म और नाजुक रंगत कबीर के चट्टानी सीने से टकराई तो एक पल को दोनों के जिस्मों में स्पार्क पैदा हुआ। दोनों ही स्टिल हो गए। ये लम्स बहुत जानलेवा था। धीरे धीरे कबीर की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। उसके जिस्म की मजबूती को महसूस करती नैना ने झुरझुरी लेते हुए अचानक ही उसके गाल पर ज़ोर से दांत काट दिए। वो एकदम झटके से पीछे हटा। जंगली बिल्ली, पागल हो गई हो? वो गाल पर हाथ रखे उसे घूरते हुए बोला। कहा था दूर रहना, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसकी हल्की बियर्ड वाली गाल पर लाल दांतों का निशान बन गया था। वो था भी इतना गोरा कि निशान फ़ौरन ही ज़ाहिर हो गया। नैना ने उसके तासुरात देखते हुए कंधे झुकाए और फ़ौरन से पेशतर दरवाजे की जानिब बढ़ी। वो जानती थी अगर थोड़ी देर और खड़ी रही तो सामने खड़ा शख्स सूद समेत बदला लेगा। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना कबीर सिंघानिया, इट्स माई लास्ट वार्निंग।
वो उसे सख्ती से बोलती दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि वो अपना गाल सहलाता उसे कोसने लगा। बेटा, हो क्या गया है आपको? थोड़ा सब्र कर लो, आने दो कबीर को घर, फिर बात करते हैं। दादाजी ने हतुल इम्कान कोशिश करते हुए नैना का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे बस अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, जबकि कबीर दादाजी से इस प्रोजेक्ट के मुतालिक तफसीली बात कर चुका था। वो प्रोजेक्ट कंपनी के लिए किसी सूरत फ़ायदेमंद नहीं था। जावेद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ इस वक्त क्राइसिस में जा रहे थे। उनके मटेरियल में काफ़ी घपला होने की वजह से बहुत सी कंपनीज़ ने उनके साथ हाथ खींच लिया था, पर हमारी नैना को इस प्रोजेक्ट में फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा था और इसे हर हाल में ये प्रोजेक्ट करना था। कबीर की आमद पर नैना ने बुरा सा मुँह बनाया। वो दादाजी के बहुत करीब बैठ गया। देखते ही देखते सब समझ गया। एक तो वो थका हारा आया था, उसे बुखार भी हो रहा था और तबीयत में भी चिड़चिड़ापन सा था। अब यहाँ दिमाग खपाने का उसका बिल्कुल इरादा नहीं था। क्या हुआ कबीर बेटा, तबीयत ठीक है ना? दादाजी उसकी नासाज तबीयत को देखते हुए फ़िक्रमंदी से बोले। जी बस हल्का सा टेम्परेचर है, वो सर दबाते हुए बोला, जबकि नैना को ये उसके ड्रामे लग रहे थे। मैं रिया से कहकर खाना लगवाता हूँ, मेडिसिन ले लेना। काम का बर्डन भी तो बहुत ज़्यादा आ गया है ना, अपनी केयर करनी छोड़ दी है तुमने। उनकी बात पर वो ज़रा सा पीछे होकर बैठा, गहरी निगाहों से उस छोटी सी लड़की को देखने लगा जो इस वक्त पिंक नाइट सूट में बिल्कुल बच्ची लग रही थी। अभी हाल ही में उसने एमकॉम मुकम्मल किया था और दिमाग पर बिज़नेस का भूत सवार था। कबीर के हिसाब से उसे बिज़नेस की ABC भी नहीं आती थी, बस उसे कबीर को किसी न किसी तरह नीचा दिखाना था। दादाजी मेरी बात, वो दादाजी का हाथ थामे न रूठे अंदाज में बोली तो वो सर इस्बात में हिलाते हुए उठे। उन्हें कबीर की ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। उनके जाते ही नैना ने एक सख्त घूरी से उसे नवाजा तो नज़र उसके गाल पर जा ठहरी जहाँ दिन को उसने ज़ोर से काटा था। वो जगह अभी भी सुर्ख थी। न जाने क्यों नैना की एकदम पलकें झुक गईं। दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। कबीर उसका एक एक एक्ट नोट कर रहा था और जिस अंदाज से वो उसे देख रहा था, नैना को उलझन होने लगी। आज से पहले कभी उसने इतने फ्री होकर नहीं देखा था। क्या है, क्यों आंखें फाड़ कर देख रही हो? कबीर की निगाहें उसके नाजुक से सरापे पर जा ठहरी। हुस्न की तो वो मालिकन थी। कबीर ने फ़ौरन ख़ुद को सरजनिश करते हुए नज़रों का रुख फेरा, सोफ़े के एक साइड से अपना कोट बाजू पर डाला और वो उठ गया कि एकदम से चकराया। नैना उसी को देख रही थी। बेइख्तियार होते उसकी जानिब लपकी, उसकी बाजू थाम कर उसे सहारा दिया। तुम ठीक हो? अब की बार नैना के लहजे में बेफिक्री नुमाया थी। कबीर ने उसके खूबसूरत चेहरे पर एक निगाह डाली और धीरे से अपना बाजू छुड़ा लिया और अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। तौबा है, इतना एटीट्यूड किस बात का है? तुम ना इस काबिल नहीं कि तुम्हारी फ़िक्र की जाए। वो उसका अंदाज देखते हुए अंदर ही अंदर पूरी तरह जली। तो किसने कहा कि मेरी फ़िक्र करो? दूर रहा करो मुझसे, फ़िज़ूल में चिपकने की ज़रूरत नहीं है। वो भी इस बार बिना उधार रखे उसे खरी खरी सुना गया। ओह हेलो मिस्टर कबीर सिंघानिया, तुम्हारे अंदर ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हारे साथ चिपकूंगी? और बाकायदा उससे लड़ने के मुकाबिल हुई। क्यों, दिन को महसूस नहीं किया था? वो मायनी ख़ैस बोलता उसे सुलगा के रह गया। बेशरम इंसान, डिस्गस्टिंग। वो अपने पाँव पर टखती वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि कबीर का रुख अपने कमरे की जानिब था। वो शॉवर लेकर बाहर निकला तो दादाजी ने उसका खाना रूम में ही भिजवा दिया था और साथ में बुखार की टैबलेट भी थी। उसने थोड़ा सा खाना खाया और टैबलेट लेता हुआ बिस्तर पर गया। बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए आंखें मूंद लीं। आज के दिन का ज़्यादा हिस्सा पुलिस स्टेशन में गुजरा था। उसके माता पिता और नैना के माता पिता एक साथ चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन के लिए जा रहे थे जब उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई और सब ख़त्म हो गए। एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इस बात को 3 साल गुजर गए थे, पर अभी तक सुराग नहीं मिला था कि वो सब किसने करवाया। एक राज था जिस तक कबीर को पहुंचना था। इस सब में उसका दोस्त SP सूरज वर्मा उसकी बहुत मदद कर रहा था। कुछ सबूत हाथ लगे, लेकिन फिर भी कोई मेन सिरा हाथ ना आता। जिस गाड़ी से फायरिंग की गई थी वो गाड़ी पुलिस को मिल चुकी थी और वो
गाड़ी चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा चुका था जिसमें 3 नकाबपोश फायरिंग करते हुए दिखाई दिए, जैसे बहुत बड़े गुंडे हों और सीधे सीधे गोलियां गाड़ी पर चला दी। कबीर ने अपना सर थाम लिया। उनकी गाड़ी अभी भी पुलिस की तहवील में थी। 100 के करीब बुलेट्स लगी थी गाड़ी को। कबीर की माँ को एक गोली सीने और एक गोली सर पर लगी, जिस वजह से उनकी उधर ही डेथ हो गई। नैना की माँ को गोली दिल के पास लगी, जिसका इन्फेक्शन फैलता चला गया और उनकी भी हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही डेथ हो गई। उसके पापा को 5 गोलियां लगी थी और वो भी जान भर ना हो सके, जबकि नैना के पापा को 2 गोलियां पसलियों में लगी थी और एक सर के बैक हिस्से में। वो भी 10 दिन कोमा में रहे और फिर उनकी भी डेथ हो गई। सिंघानिया मेंशन से एक साथ 4 अर्थियाँ निकली थी। कबीर इन लम्हों को याद करता आज फिर से तड़प रहा था। वो क्रिमेशन ग्राउंड से चक्कर लगा के आया था। काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, उन चारों यादगारों को खाली नज़रों से देखता चला गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। दादाजी अंदर दाखिल हुए। क्या बात है कबीर बेटा, तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? हॉस्पिटल चलते हैं। वो अभी भी उसके लिए फ़िक्रमंद थे। नहीं दादाजी, मेडिसिन ली है, अब रेस्ट करूँगा तो आराम आ जाएगा। उनकी तसल्ली कराता वो बोला, जबकि उन्हें तसल्ली कम ही हो रही थी। फिर भी वो उसे आराम करने का कहकर उठ के चले गए। अब उनका रुख नैना के रूम की जानिब था, जहाँ वो कब की सो चुकी थी। दादाजी उसके करीब जाते, उसके बालों में हाथ फेरते उसे देखते चले गए। उनके हाथ फेरने से वो थोड़ा सा कसमसाई तो दादाजी एक जानदार मुस्कुराहट देते वहाँ से बाहर निकल गए। 6 महीने पहले इस हवेली में क्या कुछ बदला, ये एक पेचीदा राज था जिसे फ़िलहाल कोई नहीं जानता था। अरे मिस फारिया, फ़िक्र क्यों करती हैं? आज ही आपका कंसाइनमेंट पूरा हो जाएगा। नाश्ते की टेबल पर बैठा वो नाश्ता कर रहा था, जबकि अपनी बिज़नेस मीटिंग में उलझा हुआ था। नैना ने दादाजी को इशारा किया कि वो कबीर से बात करें, तो उन्होंने उसे इशारे से ही तसल्ली करवाई। कबीर बेटा, नैना कोई प्रोजेक्ट की बात कर रही है तो बेटा करने दो उसे वो प्रोजेक्ट, ऐसे उसे तजुर्बा होगा बिज़नेस का। जूस पीते पीते कबीर का हाथ थामा दादाजी ने। तजुर्बा हासिल करना है तो इसे कहीं बिज़नेस क्लासेस ज्वाइन करवा दीजिए। ख़ानदानी बिज़नेस को इसके तजुर्बों की नज़र नहीं कर सकता। वो साफ कोई से बोला तो नैना को सुलगा गया। हाँ, जैसे खुद तो बिज़नेस में डिग्री होल्डर हो ना? नहीं भी हूँ, लेकिन इतनी समझबूझ है कि कंपनी का अच्छा बुरा समझ सकूँ। वो भी सख्त लहजे में बोला। हाँ, बस तुम्हें कंपनी की फ़िक्र है, हमारा तो मिशन है ना कंपनी का कबाड़ा निकालने का। वो तू मैं जवाब देता उठ खड़ा हुआ। मैं बता रही हूँ दादाजी, मैं मिस्टर राहुल शर्मा से आज मिलूँगी और उनके साथ ही प्रोजेक्ट करूँगी, हर हाल में। वो भी लड़ाका अंदाज में खड़ी होती बोली। तो मिलना इस करप्ट बंदे से, तुम्हारी टांगे तोड़ के घर बैठाऊँगा। इसके बेहद करीब होकर बोलता हुआ वो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। उसके जाते ही नैना ने शिकवा करती निगाहों से दादाजी को देखा। अरे मेरा बच्चा, करो जो करना है, कबीर को मैं देख लूँगा। ये थैंक यू दादाजी। वो बेहद खुश होती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि दादाजी के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कान सजी। सूरज की कॉल पर वो मीटिंग छोड़ते बाहर निकला। क्या यार, मुझे लगा कोई अहम न्यूज़ सुनाने लगा है, तू तो मुझे अपनी शादी की न्यूज़ सुना रहा है। कबीर ने उसे छेड़ा तो सूरज का कहकहा गूंजा। ज़्यादा बातें मत बना, अगले हफ्ते घर में शादी है, तू पहुंच जाना। क्या ही अच्छा हो अगर भाभी को भी साथ ले आए। सूरज की बात पर कबीर के माथे पर बल पड़े। वो भाभी नहीं है और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है उसे तेरी भाभी बनाने का। कबीर का चेहरा फीका पड़ गया। अच्छा चल, जैसे मुनासिब लगे। और घर चक्कर लगाना मम्मी याद कर रही थी, वो प्यार से बोलता कॉल काट गया। अगले ही पल उसके मोबाइल पर एक तस्वीर सेंड हुई जो किसी और की नहीं, नैना की राहुल शर्मा के साथ थी। दोनों एक होटल में बैठे लंच कर रहे थे। एक बहुत ही धीमी और प्यारी मुस्कान थी नैना के चेहरे पर, जबकि राहुल उसे बहुत दीवानगी से देख रहा था। ये उसके ख़ास बंदे ने तस्वीर भेजी थी जिसे कबीर ने नैना पर हायर किया हुआ था, जिसका काम था कि वो घर से बाहर निकलती तो उसे मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता और वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब इन्फॉर्मेशन कबीर तक पहुँचाना। ये बाज नहीं आती, अब इसे अपनी ज़ुबान में समझाना पड़ेगा। वो उसी वक्त गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकला। सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियों ने उसके इर्द गिर्द फ़ौरन अपना घेरा बांध लिया। ओहो मिस्टर राहुल, आप कबीर की फ़िक्र ही मत करिए, उसे मैं हैंडल कर लूँगी। आप ये बताएं साइन कहाँ करना है। वो उसके सामने एक फ़ाइल रख गया जिसे नैना साइन कर दी। अचानक किसी ने उसके हाथ से पेन छीन लिया।
हाउ डेयर यू। वो गुस्से से खड़ी हुई, लेकिन मुकाबल खड़े शख्स को देखते ही पत्थर की हो गई। कबीर उसे घूरे जा रहा था, पेन उसी के हाथ में था। राहुल ने बुरा सा मुंह बनाया। पेन को तोड़ मरोड़ कर वो गुस्से से टेबल पर पटक चुका था। नैना को ये अपनी इंसल्ट महसूस हुई। तुम ये सब, आवाज़ नीचे। कबीर उसके बहुत करीब होता कर आया तो नैना सहम सी गई। मिस्टर कबीर, आप गलत कर रहे हैं। कबीर ने नैना की कलाई को सख्ती से दबोचा और पलटकर एक सख्त घूरी राहुल को नवाजी। आइंदा अगर अपनी खैर चाहते हो तो नैना से दूर रहना, वरना अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहोगे। और हाँ, इसे सिर्फ धमकी मत समझना। वो राहुल को तंबीह करते हुए नैना को वहाँ से लेकर बाहर आया। नैना अपनी कलाई छुड़ाती रह गई। छोड़ो मुझे। बाहर आते ही कबीर ने उसे गाड़ी की पैसेंजर सीट पर धक्का देते हुए बिठाया। उसका ये अंदाज़ देखकर नैना का जी चाहा उसका मुंह नोच ले। वो हमेशा उसे ऐसे ही ट्रीट किया करता था। ड्राइविंग सीट पर आते ही उसने गाड़ी को स्टार्ट करते हुए फुल स्पीड पर छोड़ा। कबीर, स्टॉप इट, क्या बदतमीज़ी है, गाड़ी रोको। वो चिल्लाई। आवाज़ नीचे रखो, वो उसे उंगली उठाकर वार्न करता। इस वक्त सख्त गुस्से में था। नैना ने अपनी निगाहें फेर लीं। वो उसे लेकर मेंशन नहीं आया था, बल्कि कहीं और लाया था। नैना का दिल धक से रह गया। उतरो गाड़ी से। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ना जाने कौन सी जगह है ये। नैना घबरा सी गई। तुम उतर कर खुद अंदर चलोगी या मैं ले जाऊं? माइंड इट, मेरा ले जाना तुम्हें हजम नहीं होगा। उसकी धमकी सुनते ही वो चुपचाप नीचे उतरी। इससे पहले कि वो उसे अंदर लेकर जाता, नैना ने वहाँ से दौड़ लगाई और गेट के बंद होने से पहले बाहर निकलना चाहा, पर कबीर भी उसके पीछे ही लपका और उसे अपने कंधे पर लाद कर अब अंदर लेकर जा रहा था। वो बस हाथ पैर मारती ही रह गई। छोड़ो मुझे जंगली इंसान, कहाँ लेकर आए हो? वो उसे एक कमरे में ले जाते हुए ज़ोर से बिस्तर पर पटक गया और अपने गले से टाई की नॉट खोलता इसी टाई से नैना के हाथ बांधने लगा। नैना के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हो? वो बुरी तरह घबराई। तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा हूँ। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता दूर उछाल गया। नैना का डर के मारे रंग जट पड़ गया। देखो कबीर, करीब नहीं आना, वरना मैं दादाजी से तुम्हारी शिकायत करूँगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरता हूँ? वो उसे खींचकर तकिए पर पटक गया और बिस्तर पर उसके दोनों तरफ घुटने रखता उस पर साया फगन होने लगा। तुम ऐसा कुछ नहीं। वो बोलते बोलते एकदम थम गई जब कबीर के हाथ उसकी शर्ट के बटन की तरफ बढ़े। एक एक करके वो सारे बटन खोल गया। नैना की आंखों में पानी भरने लगा। शर्ट को भी उसने अतराफ में नहीं सरकाया था, लेकिन उसका कुंदन सा सरापा अपनी हल्की हल्की झलक दिखा रहा था और कबीर को पागल करने के दर पे था। कबीर ने धीरे से अपना हाथ उसकी धड़कन पर रखा तो नैना ने रोते हुए अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। उसका रोना देखकर वो अपना हाथ पीछे खींच गया। ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है नैना सिंघानिया। आज के बाद मैंने तुम्हें इस बेगैरत शख्स के साथ देखा तो आई स्वेयर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर बिज़नेस तो दूर, 9 महीने बाद मेरा बच्चा पैदा करके उसके डायपर्स चेंज करती रहना। वो साकित अंदाज में कहता पीछे हटते हुए उसके हाथ खोलता अपनी शर्ट उठाता बाथरूम में घुस गया। नैना ने फ़ौरन उठते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद किए और ख़ुद को देखा। आंसू थे कि बहते चले जा रहे थे। मिस्टर कबीर, तुम देखना अब कैसे तुमसे बदला लेती हूँ। मुझे अपने बच्चे की माँ बनाओगे? तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वो आंसू पोंछती ही दिल में नफ़रत का तूफ़ान उठता महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ कबीर शावर लेता आंखें मींचते हुए था। वो जानता था वो नैना के साथ ज़्यादा कर गया। थोड़ा सख्ती से पेश आया, पर उसके पागलपन ने कबीर को यह सब करने पर मजबूर किया। वो बाहर निकला तो नैना कहीं नहीं थी। जानता था वो जा चुकी होगी, पर यह उसकी खाम ख्याली थी। वो जैसे आगे बढ़ा, अचानक ही नैना ने एक आवाज़ उठाकर उसके सर पर दे मारा। एक पल को तो कबीर का सर ही घूम गया। खून की लकीर कनपटी से बहती गर्दन तक आने लगी। बनाओगे मुझे अपने बच्चों की माँ? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो। वो एक बार फिर वार करने लगी कि कबीर ने उसके हाथ से आवाज़ छीन कर दूर फेंका और उसे ज़ोर से दीवार के साथ पुश किया कि नैना की कमर बुरी तरह दुखी। कबीर, मैं कसम खाती हूँ अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया मैं अपनी जान ले लूँगी और मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम होगे। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती सख्ती से वार्न कर रही थी। कबीर ने उसे एक तरफ को धक्का दिया और वो पीछे जा गिरी। तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो कबीर सिंघानिया तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। तुम हो क्या जो कबीर सिंघानिया तुम्हारे करीब आएगा? कबीर की बात से वो सुलग उठी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है कि तुम मेरे करीब आओ और आइंदा करीब आने की कभी कोशिश भी मत करना, समझे तुम? वो उसे वार्न करती कमरे से बाहर निकल गई। कबीर अपना सर थामे वही एक तरफ बैठता चला गया।
उसका जी चाह रहा था नैना के टुकड़े करते, उसके हाथ पैर तोड़कर घर बिठा दे, पर अब बस, अब वो उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा और दादाजी से कहकर उसके डाइवोर्स के पेपर्स बनवाकर उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर करेगा। वो इस वक्त इससे ज़हनी कफ़ियत का शिकार हो रहा था। वो उसमें नैना को छोड़ने तक का इरादा कर चुका था। एक हफ्ता पर लगा कर उड़ा। दोनों के बीच बातचीत तकरीबन बंद हो गई थी। नैना ज़्यादा घर में ही पाई जाने लगी, जबकि कबीर अपने दोस्त सूरज की शादी अटेंड करने में बिजी था। इसे एक हफ्ते में और कुछ होना हो, उसे कुछ अजीब सा लगा दादाजी के बिहेवियर में। वो उसके बहुत नज़दीकी बनाकर बैठते, उसके कंधे को छूते तो नैना को उनके छूने के अंदाज़ अजीब सा लगता। वो उनसे दूर होने लगती, पर दादाजी थे वो। नैना खुद को समझाती, पर एक औरत मर्द का लम्स कैसे और किस अंदाज़ का है वो अच्छे से समझ जाती है। उसके दादाजी में कुछ तब्दीलियाँ रोनमा हो रही थीं, पर कैसे, वही महसूस कर रही थी या कबीर भी। और आज तो हद हो गई थी। बात करते करते अचानक दादाजी ने उसकी थाइस पर हाथ रखते हुए ज़ोर से दबाया। नैना करंट खाते हुए उनसे दूर हुई। क्या हुआ मेरे बच्चे? मैंने तो प्यार से किया है, इतना मजाक और प्यार तो चलता है। वो उठकर उसके करीब हुए तो नैना 2 कदम पीछे हटी। मुझे नींद आ रही है। वो वहाँ से भागती हुई अपने कमरे में बंद हुई। अपनी थाइस को देखने लगी, जहाँ उसे यूँ लग रहा था जैसे कोई गरम सलाख उसे लगी हो। वो फ़ौरन कपड़े उतारती बाथरूम में घुसी और रगड़ रगड़ कर थाइस को धोया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। दिल कहता था कि वो दादाजी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो शफकत भरा साया है, पर दिमाग मानने से इनकारी था। उनके छूने का अंदाज़ बदल गया था, उनके देखने तक का अंदाज़ बदला हुआ था। वो शॉवर लेकर बाहर आई तो काफ़ी हद तक खुद को काबू कर चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना के दिल में एकदम डर सा बैठ गया, पर हिम्मत करते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने दादाजी थे। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। बेटा, तुम खाना खाए बिना ही आ गई, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारे दादाजी खुद ट्रे सजा कर लाए हैं। आओ मिलकर खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप ले जाएं वापस। इतना कहते नैना ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन दादाजी ने पाँव रखते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। मिलकर खाना खाना है तो मिलकर खाना खाएंगे। चलो आओ। वो ट्रे लेकर सोफ़े की जानिब बढ़ते हुए आए। नैना उन्हें यूं बेधड़क अंदर बढ़ता देख खौफज़दा हो गई और वहाँ से भाग निकली। सीढ़ियाँ उतरते उसका पैर बुरी तरह फिसला। इससे पहले कि वो नीचे लड़खड़ा कर गिरती, ऊपर आते कबीर ने फ़ौरन अपनी बाहों में भरा। वो बहुत बुरी तरह कबीर के साथ टकराई। उसका अंग कबीर के साथ टच हुआ। काफ़ी दिनों बाद वो यूं उसके करीब आई थी। नैना ने डरते डरते आंख खोली। कबीर को देखते ही नैना की आंखों में आज पहली बार तशक्कुर के आंसू थे। बेइख्तियार ही वो उसके सीने से जा लगी। कबीर तो उसके इस काया पलट पर हैरान रह गया। अगले ही पल दादाजी सीढ़ियों के ऊपर खड़े दिखाई दिए। अरे कबीर, तुम आ गए। अच्छा हुआ तुम आ गए, मिलकर खाना खाते हैं, आओ। वो मुस्कुराकर उससे बुला रहे थे, जबकि नैना कबीर के साथ चिपकी लरसने लगी। कबीर उसकी हालत समझ नहीं पाया। नैना दूर हटो, वो उसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में बोला। वो सर नफ़ी में हिलाते हुए आंखें सख्ती से नीचे मज़ीद उसके सीने में घुसी। कबीर को दादाजी के सामने सबकी का सामना करना पड़ रहा था। तुम दोनों अपने स्पेशल मोमेंट्स बाद में एंजॉय कर लेना, अभी आ जाओ, बहुत भूख लगी है। दादाजी पहली बार उन पर तंज बरसा कर गए। कबीर को उनके लहजे पर हैरत हुई, पर वो सर झटक गया। इससे पहले कि वो नैना को पीछे करता, नैना खुद ही पीछे हट गई। वो किस बात से खौफज़दा थी कबीर समझ ना पाया। वो पलट कर देख रही थी, वहाँ अब कोई नहीं था। नैना चाहकर भी अपनी फीलिंग्स कबीर से शेयर नहीं कर पाई। वो उसे ही गलत समझता। इससे पहले कबीर कुछ पूछता, नैना ऊपर की जानिब तेज़ी से बढ़ गई और अपने कमरे में जाते ही ख़ुद को लॉक कर लिया। दादाजी खाने की ट्रे उठाए जा चुके थे। यकीनन अब वो बाहर बैठे उनका वेट कर रहे थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरा दिल, तौबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादाजी को क्या हो गया है? कुछ तो इनमें बदलाव आया है, पर क्यों? इस क्यों का जवाब उसके पास नहीं था। कितने दिन का टूर है? दादाजी ने नाश्ते की टेबल पर कबीर से सरसरी अंदाज में पूछा। यही कोई 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं। चलो ठीक है, खैर से जाओ। कहाँ जा रहे हैं? अचानक नैना के कान खड़े हुए। वो भी आई थी नाश्ते की टेबल पर। कबीर दूसरे शहर जा रहा है, बिज़नेस की वजह से कोई डील करनी है, तो शायद वहाँ कुछ दिन लग जाएं। तुम फिक्र मत करो बेटा, कबीर की गैर हाजिरी में तुम ऑफिस चली जाना। दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा।
नहीं, वो एकदम बोली। तो कबीर ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। मेरा मतलब है मैं भी कबीर के साथ जाऊंगी, वो कतई अंदाज में बोली। तो एक पल को दादाजी और कबीर उसे देखते ही रह गए। उन दोनों को ही उसकी दिमागी हालत पर शोभा हुआ। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? कबीर का लहजा सर्द और सपाट था। वही जो तुम करोगे। जंग एक बार फिर छिड़ गई। अरे नैना बेटा, कबीर वहाँ सैर करने थोड़ी जा रहा है, काम के सिलसिले में जा रहा है। ज़रूरी मीटिंग है उसकी वहाँ। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम यहीं रहो अपने दादाजी के पास, खूब मज़े करेंगे मिलकर दोनों। वो और उनका अंदाज़ दोनों ही नैना को अजीब से लग रहे थे। वो दादाजी दिख तो रहे थे, लेकिन वो दादाजी की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। कुछ तो इनमें बदलाव आया था। हरगिज़ नहीं, मुझे जाना है, साथ तो जाना है। मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ। मैं तुम्हें नहीं लेकर जा रहा। कबीर ने उसे घूरा। एक पल को नैना ने उसे देखते हुए एक गहरी सांस भरी। मेरी बात सुनो, ये बिज़नेस सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं है, मैं भी बराबर की शरीक हूँ। और तुमने लास्ट टाइम मेरा प्रोजेक्ट रद्द करवाया, अब मैं तुम्हारे हर प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ जाऊँगी। मीन्स जहाँ तुम वहाँ मैं। एक आईब्रो रेस करके बोलती वो कबीर को सुलगा रही थी, और वो सुलग भी गया। दादाजी, आपने इसे सर चढ़ा रखा है, हर जायज़ नाजायज़ ज़िद पूरी करके देते हैं, तभी ये हाल है। पर मैं बता रहा हूँ, वहाँ इसने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं इसे वही छोड़ाऊँगा। कबीर साफ लफ्ज़ों में बोलता हुआ बाहर निकल गया, जबकि दादाजी के चेहरे को एक दिलकश मुस्कान ने छुआ। वो इन्हीं कदमों पर उठते हुए नैना के रूम की जानिब बढ़े, जो वार्डरोब से अपने हैंग किए कपड़े बैग में रख रही थी। अपने दादाजी को अंदर आते देख वो ठटकी। अरे मेरा बच्चा, जब कबीर नहीं लेकर जाना चाहता तो क्यों जा रही हो? मेरे पास रहो, मैं बहुत लाड से रखूँगा अपनी बच्ची को। वो उसका हाथ थाम कर थपथपाते हुए दबा गए। नहीं, मुझे कबीर के साथ ही जाना है, वो बिल्कुल सपाट अंदाज में बोलती अपना बैग पैक करके ड्रेसिंग रूम में घुस गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। दादाजी होंठ भींचे बाहर निकल गए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे इनसे अजीब सी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? नैना दिल पर हाथ रख के गहरी सांस भर गई। वो नहीं जाना चाहती थी, उसे तो कबीर का चेहरा भी नहीं देखना था, पर उसने लास्ट टाइम उसके साथ जो किया, फिर भी वो ख़ुद को उसके साथ महफूज महसूस कर रही थी। दादाजी के अंदर तो जैसे कोई शैतान घुसाया था। मुझे नहीं रहना यहाँ इनके साथ अकेले। जो भी है, कबीर मेरा पति है, मेरा रक्षक है, मैं उसके साथ जा सकती हूँ। वो ख़ुद को तसल्ली देते हुए मुतमईन हुई थी। फाइनली आज वो इस बात को तस्लीम कर चुकी थी कि वो उसका पति है, उसका प्रोटेक्टर है। क्या मसला है? वो बार बार कार स्टेरियो के चैनल्स चेंज कर रही थी, जिससे कबीर इरिटेट हो रहा था। क्या हो गया? देख रही हूँ, कोई अच्छा सा गाना हो, कोई अच्छा सा तो पुराने 90s के सॉन्ग्स रखे हैं। वो मुंह बनाती अपने बालों को कान के पीछे अड़सते हुए फिर से सॉन्ग्स चेंज करके देखने लगी। कबीर की निगाह उसकी साइड गर्दन पर जा ठहरी, जहाँ एक तिल उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उसकी साफ शफाफ गर्दन और उसमें गोल्ड चेन उसकी गर्दन को चार चांद लगा रहे थे। वो ड्राइविंग करते हुए बार बार उसकी गर्दन पर देखने लगा। वो उसे बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जबकि वो कबीर के जज्बात से बिल्कुल अनजान अपने ही काम में मगन थी। कबीर का जी चाहा इस तिल पर अपने दांत गाड़ कर उसे फना कर दे, जो उसे छेड़ रहा था। वो तिल कबीर को अपना रकीब सा लगा। अपने आप पर कंट्रोल करते हुए आगे होते हुए कबीर ने उसके बालों को उसकी गर्दन पर डाल दिया, ताकि वो तिल दिखाई ना दे। उसकी इस हरकत पर नैना ने रुख फेरते हुए से देखते हुए आईब्रोज रेज किए, पर वो सर झटकते हुए ड्राइविंग करता रहा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। गाने के बोल ने दोनों के दिल के तार छेड़े। मुझे भूख लग रही है। अचानक ही कुछ देर बाद नैना ने कबीर को देखते हुए ऑर्डर किया। बस पहुंचने वाले हैं सिटी, वही होटल में जाकर डिनर कर लेना। नहीं, मुझे बर्गर खाना है, अभी इसी वक्त। किसी बर्गर पॉइंट पर रोको गाड़ी। वो इधर उधर आसपास देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया हूँ, कोई तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं आया। लिमिट में रहो। कबीर ने गाड़ी का मोड़ काटा तो एकदम गाड़ी रुककर बंद हो गई। लो देख लो, भगवान भी मेरे साथ है। नैना की आंखें चमक उठी। शट अप, अंदर ही बैठो, मैं गाड़ी चेक करता हूँ। वो उसे बोलता गाड़ी के बोनेट से उठाकर देखने लगा कि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स फ़ौरन उसको घेरते हुए उस तक पहुँचे। सर, आप साइड पर हो जाएं, हम देखते हैं, आप गाड़ी में जाकर बैठें।
सिक्योरिटी गार्ड के हेड ने उसे फ़ौरन कहा। कबीर सर हिलाता हुआ वापस आया तो पैसेंजर सीट पर नैना नहीं थी। कबीर को लगा उसका दिल धड़कना बंद हो गया। नैना नैना वो आसपास देखता पागल होने को था। एक तो हर पल उसकी जान को ख़तरा था। वो मुकम्मल सिक्योरिटी होने के बावजूद गायब हुई। नैना, वो चिल्लाया। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हुए। वो भी नैना को ढूंढने लगे। सब जगह तलाश करो, अभी यहीं थी वो। कबीर का दिल रुक गया। वो अचानक कहाँ चली गई? वो हर जगह उसे ढूंढ चुका था पर वो ना मिली। कबीर को लगा उसका सब कुछ खो गया। वो सर गिराए ख़ुद को इस सब का इल्ज़ाम दे रहा था कि तभी वो सामने से आती दिखाई दी। उसके हाथ में 2 बर्गर थे। उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी। ये लो बर्गर, तुमने तो खिलाना नहीं था, मैं ही ले आई। डोंट वरी, तुम्हारे लिए भी ले आई, ये लो। वो उसे भी बर्गर थमा रही थी जबकि कबीर एकदम हैरान उसे देखे जा रहा था, पर उसने थामा ही नहीं। नैना कंधे हिचकिचाती खुद बर्गर की बाइक लेती गाड़ी की पैसेंजर सीट पर जा बैठी। कबीर ने खुद पर बमुश्किल कंट्रोल किया। वो इस वक्त अपने गिर्द सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी में उसे कुछ नहीं कह सकता था। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी हवाओं से बातें करने लगी। अचानक ही खाते खाते एक बाइट नैना के गले में अटका। वो बुरी तरह खांसने लगी। उसे पानी चाहिए था पर कबीर ने अपने गुस्से में उसकी ज़रा परवाह ना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सांस भी मुश्किल से आ रहा था। उसकी हालत देखते कबीर ने पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाई, पर देखना फिर भी गवारा ना किया। जो कुछ उसने किया था उस पर कबीर को अच्छा खासा गुस्सा था। कुछ ही देर में वो होटल में मौजूद थे। नैना की हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। वो बहुत खुशी से खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ रही थी। कबीर भी बिल्कुल संजीदा था। रूम नंबर 14 और 15। कबीर की बात पर नैना ने सर उठाकर उसे देखा। उसने 2 रूम्स बुक करवाए थे। सर, योर कार्ड्स। लड़की ने मतानत भरे अंदाज में कहा। ये लो। एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता वो खुद आगे बढ़ता लिफ्ट की जाने बढ़ा। नैना भी गहरी सांस भरते हुए लिफ्ट में उसके साथ ही बढ़ी। इतने अमीर हैं क्या, सिटी में घर नहीं ले सकते? नैना की बात पर कबीर को फिर से खुजली हुई। मुंह बंद रखो अपना। तुमने जो कुछ किया उसके बाद तो मेरे मुंह कम ही लगना, वरना न जाने क्या से क्या हो जाए। वो उसके बहुत नज़दीक होता हुआ बोला तो सांस रुकी। उसकी सांसों की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस करती वो अपनी आंखें मींच गई। अजीब से शहर में वो गिरफ्तार हुई थी। लिफ्ट रुकी तो ये शहर भी टूट गया। वो गहरी सांस भरते हुए सर झटक कर उसके पीछे ही आई। वो कार्ड स्वाइप करके अंदर दाखिल हुआ तो नैना भी पीछे ही अंदर दाखिल हुई। क्या बदतमीज़ी है, तुम्हारा रूम 7 वाला है, वहाँ जाओ। कबीर ने उसे बोला। हाँ हाँ जाती हूँ। वो मुंह बनाती मुड़ी थी कि जाते जाते शरारत में उसके रूम का कार्ड भी उठा कर ले गई। कबीर का दिमाग घूम रहा था। इस वक्त उसे शॉवर की शदीद तलब हो रही थी। बैग से ड्रेस निकालने लगा कि मोबाइल पर आती कॉल अटेंड करता वो गैलरी की जानिब बढ़ गया। काफ़ी देर वो बात करता रहा और फिर रूम में वापस आता सीधा बाथरूम में घुस गया। हाय, ये पानी को क्या हुआ? नैना शावर के नीचे खड़ी शावर को देखने लगी जहाँ से पानी आना बंद हो गया था। उफ, क्या मुसीबत है। 3rd क्लास होटल। वो मुंह बनाती बाथरूम से बाहर आई। फ़ोन पर कॉल करने लगी ताकि रूम सर्विस को बुला सके, पर अपनी हालत देखते हुए वो गहरी सांस भर गई। वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। कुछ सोचती वो बहुत एहतियात से रूम से सर बाहर निकाल कर झांकते हुए इर्द गिर्द देखती। जल्दी से 7 वाले रूम में कार्ड स्वाइप करती अंदर दाखिल हुई। इसी लम्हे कबीर शावर लेता खुद पर टॉवल लपेटते बाहर निकला। नैना को यूं अचानक अंदर आते देख उलझ गया। तुम अंदर कैसे आई? वो शौक में था। कार्ड स्वाइप करके उसका कार्ड एक तरफ रखते वो उसे एक साइड पर करती बाथरूम की जानिब बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो? वो उसे रास्ते में ही रोकते हुए बोला। क्या है? मुझे शॉवर लेना है, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। तुमने जानबूझकर ऐसा गंदा रूम मेरे लिए सेलेक्ट किया ताकि मुझे तकलीफ़ हो, लेकिन मैं अकेले क्यों तकलीफ़ से हूँ? तुम्हें भी तो पता चले। अब हटो भी, मुझे शॉवर लेना है। वो अपना हाथ छुड़ाती बाथरूम में घुसकर शॉवर लेने लगी। कबीर कभी कार्ड को देखता, कभी बाथरूम के बंद दरवाजे को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्ड नैना लेकर कब गई और उसे पता क्यों नहीं चला। अपने गीले बालों को हाथ से पीछे करता वो बैग की जाने बढ़ा।
कबीर, यहाँ टॉवल नहीं है और ना ही बाथरूम में, प्लीज़ टॉवल पकड़ा दो ना। वह हाथ बाहर निकाले उससे टॉवल मांग रही थी। कबीर की निगाह अपने गिर्द लिपटे टॉवल पर जा ठहरी। दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। कबीर प्लीज़ दे भी दो। वापस कर दूंगी, वह अंदर से चिल्लाई। तभी कबीर के चेहरे को एक पुरस्कार मुस्कान ने छुआ। वो बाथरूम के दरवाजे की जानिब बढ़ता अपने गिर्द लिपटा हुआ टॉवल उसे थमा गया, जिसे लेते ही वो फ़ौरन खुद पर लपेटे बाहर निकली। पर सामने कबीर को बिना टॉवल के देखते ही चीख मारती अपना रुख मोड़ गई। ये क्या बदतमीज़ी है, वो हकलाते हुए बोली। दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। क्या बदतमीज़ी की मैंने? उसके बहुत करीब आके उसके साथ जुड़कर खड़ा हुआ तो वो लरसती हुई थोड़ी आगे हुई। क्या कर रहे हो, दूर हो, और प्लीज़ कपड़े तो पहन लो। वो इस वक्त अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही थी। आज दिल कुछ और कर रहा है। वो फिर से उसके करीब होता, उसकी सुराहीदार गर्दन से बाल पीछे हटाता। वहाँ उसी दिल को देखते ही माथे पर बल डाल गया। वो दिल इसे रकाबत का एहसास दिला रहा था। क्या करने का? नैना के सांस भी गहरे होने लगे। अगले ही पल वो उसकी गर्दन पर मौजूद तिल पर झुका, उसे अपनी शिद्दत से बुरी तरह तड़पा गया। कबीर प्लीज़ स्टॉप। नैना का खुद से इख्तियार खो रहा था। आज पहली बार वो उसे यूं छू रहा था, उसके करीब आ रहा था, उसकी गर्दन को अपने लबों से महकाता। उसके हाथ गर्दिश करते आगे की जानिब बढ़े, उसके टॉवल को सरकाने के लिए कि नैना ने उसके हाथों पर हाथ रख के रोक दिया। क्या कर रहे हो? वो एकदम उसकी जानिब मुड़ी। कबीर की आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर था, जिसे आज बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो अपने हुस्न से उसके अंदर आग भड़का चुकी थी। अब इस आग में दोनों ने जलना था। आज सारे पर्दे गिराने हैं। वो उसके चेहरे को देखते ही एक ही झटके में उसका टॉवल खोल गया तो वो ज़मीन बोस हुआ। नैना ने अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। उसका वाइब्रेट होता वजूद कबीर की निगाहों के सामने था। उसने सर से पैर तक गहरी निगाहों से निहारते वो झुका, उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा, उसके कपकपाते लबों पर अपने लब रख गया और उसे झुरझुरी लेने पर मजबूर कर गया। गहरी सांस भरते ही वो अपनी उलझनों और घबराहटों को महसूस किए जा रही थी। यूं तो तुम्हारा एक एक एक्ट मुझे बता रहा है कि तुम इस वक्त कितनी कमज़ोर पड़ रही हो, पर मैं चाहता हूँ तुम अपने होठों से ये कहो। वो जैसे आजमाए जा रहा था। वो आंखें मींचे बस उसके और करीब आता गया, उसे हर तरफ से घेरते हुए। प्लीज़ कबीर, मुझे डर लग रहा है। इसी बात पर कबीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगले ही लम्हे वो बहुत अधिकार से उसे अपनी बाहों की गिरफ्त में ले गया। वो उस पर अपनी मर्जी थोपता, उसे बिल्कुल सुन करता चला गया। उसकी पकड़ नैना के कंधों से होती हुई उसकी धड़कनों पर जा ठहरी। उसका इतना करीब आना नैना के लिए भारी पड़ रहा था। वो उसे अपने होने का पूरा एहसास दिलाता बेड तक लाया और लाइट को डिम कर गया। कबीर, ये क्या करने लगे हो? वो थोड़ा सा घबरा गई। थोड़ा सा डर और एक अजीब सा खिंचाव उस पर हावी होता उसके होश उड़ाए जा रहा था। उसकी मध्यम आवाज़ पर कबीर को और भी ज़्यादा ज़िद सी हो रही थी। वो सब कुछ भुलाता, अपनी दुश्मनी, नाराज़गी, नफ़रत, सब कुछ एक पल के लिए साइड पर रखकर इस वक्त नैना पर अपना अधिकार जताए जा रहा था। नैना भी इस कश्मकश में विरोध करना भूल गई। वो जैसे एक अनजाने से भंवर में फंसती गई और नैना की हर शिकायत उसके आंसुओं में दब कर रह गई। प्लीज़ ऐसा मत करो, वो बेख्तियार बोलती उसे शायद और उकसा रही थी। डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो उसके करीब झुकता अपने कहे के बिल्कुल उलट कर रहा था, जबकि बेडशीट को मुट्ठियों में दबाए वो उसकी इस जुनूनी ज़िद को सहते निढाल हो रही थी। गुज़रती रात में वो दोनों अपनी सारी दुश्मनी के बावजूद एक पल की कमज़ोरी में बह गए। हवेली के तहखाने का दरवाज़ा खुला और वो शख्स अंदर आया जो इन्हीं का बमुश्किल हमशक्ल था, और कह कहे लगाते उन्हें देखने लगा। क्या यार, तुम्हारी पोती तो बहुत चालाक निकली, और मेंशन में मेरे पास रहने के बजाय वो अपने दुश्मन के साथ दूसरे शहर निकल गई। वो शख्स हंसे जा रहा था, जबकि दादाजी कुर्सी से बंधे इस वक्त बुरी हालत में थे, लेकिन वो खुश थे कि उनकी पोती उस शैतान से महफूज थी जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने आप को दादाजी के जैसा कर लिया था, पर अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था।
तुम जो मर्ज़ी कर लो, मेरे पोते और पोती का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। दादाजी की नीम गरूदगी भरी आवाज़ सुनाई दी तो वो शख्स गुस्से में आ गया। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी पोती को दाग लगा कर रहूँगा। देखता हूँ कैसे वो कबीर फिर इस दागदार लड़की को कबूल करेगा। तब तक तुम यहीं सड़ो। वो वापस बाहर निकला और तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। वो शख्स इस मेंशन में पिछले 3 महीने से था और तब से वो यहाँ रहकर प्लानिंग कर रहा था। ये वही तो था जिसने सिंघानिया परिवार के सभी बच्चों को मार दिया था। वो कौन था, इसकी पहचान क्या थी, ये राज भी जल्दी खुलने वाला था। अचानक ही सुबह सुबह नैना के गुस्सों की बरसात ने कबीर की आंख खोली। क्या कर रही हो पागल लड़की? उसकी दोनों कलाइयाँ थामे वो उसे अपने नंगे सीने पर गिरा गया। एक पल को नम आंखों के साथ वो साकित रह गई। उसकी वाइट शर्ट पहने वो उसकी बहुत अपनी अपनी लग रही थी। बहुत बुरे हो तुम, मेरे अकेलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया तुमने। वो धीमा सा मिनमिनाई। होश में तो हो, नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठाया? तुम मेरी पत्नी हो, पूरा हक रखता हूँ तुम पर। वो थोड़ा चिढ़ गई। हाँ तो विदाई तो नहीं हुई ना? एक और जवाब घड़ा नैना ने। मेरे साथ इतनी दूर आ गई, अभी भी तुम्हें विदाई की पड़ी है? और एक बात तो बताओ। वो अब की बार उसे तकिए पर गिराता हुआ खुद साया फिगन हुआ। तुम तो ऐसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो जैसे सिर्फ मेरी मर्ज़ी शामिल थी सब में, तुम्हारा अपना दिल नहीं था। अब की बार वो उसके नर्म मुलायम गुलाबी लबों को फोकस करता मखमूर लहजे में बोला, जी ऐसा ही है, मैं तो बस शॉवर लेने आई थी। वो हल्की सी मुज़ाहमत करती हुई बोली, हाँ तो मैंने शॉवर लेने की वजह दे दी। वो उसकी नाक के साथ नाक रब करता धीमे से मुस्कुराया। उसे रात वाले मूड में आते देखते ही नैना के रोंगटे खड़े हो गए। छोड़ो मुझे, मुझे अपने रूम में जाना है। उसे पीछे हटाने की नाकाम कोशिश करती वो उसे मज़ीद करीब आने पर उकसा रही थी। बहाने मत बनाओ, अगर अपने रूम में जाने वाली होती ना तुम, तो मेरे जागने से पहले चली जाती। मुझ पर अपनी इनायत की बारिश करके, मुझे जगा कर अपनी इनायत की बारिश करके अब तुम्हें लगता है कि मैं जाने दूंगा तुम्हें? नैना की निगाह भटकती उसके उभरे मसल्स पर जा ठहरी। एक गिल्टी सी उभरी उसके हलक में। बहुत यमी, बहुत ऑड और बहुत ही सॉफ्ट हो तुम। वो उसके हाथों को मजबूती से पकड़ता उसकी घबराहट को तेज़ कर गया। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? वो घबराई। हाँ, रात की उस कमज़ोरी ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। सुध बुध खो चुका हूँ मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, मुझे छोड़ दो कबीर। वो तड़पी, मुकम्मल उसकी पकड़ में थी और वो उसे अपने करीब जकड़ता अपने एक हाथ से उसके बालों में फेरता उसे रोने पर मजबूर कर गया। रो क्यों रही हो? रात को तो नखरे और मिन्नतें ही नहीं रुक रही थीं। उसकी बात पर नैना के गाल शर्म से लाल हुए। बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। वो फिर मचली। ऐसे तो नहीं जा सकती, रात को तुमने मेरी ज़िद मानी, अब सुबह भी मानो, चलो शाबाश। वो उसे अच्छा खासा तंग कर रहा था और वो वाकई रो दी। बस इतनी सी हिम्मत थी, लड़ते हुए तो तुम्हारी ज़ुबान नहीं रुकती। थोड़ा सा सच सुनना पड़ गया तो आंसू ही नहीं थम रहे तुम्हारे। चलो जाओ, शॉवर लो, मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। वो मुंह बनाता पीछे हट गया। वैसे भी 1 घंटे बाद उसकी मीटिंग थी, उसने खुद भी तैयार होना था। नहीं लेती शॉवर, तुम जाओगे फिर लूँगी। देखो नैना, मुझे तंग मत करो कि एक बार फिर से तुम पर हावी हो जाऊँ। क्या करूँ, मेरे जिस्म में जान नहीं है, अभी मुझसे नहीं चला जाएगा। वो ड्रामा कर रही थी। कबीर अच्छे से जानता था क्योंकि उसने रात को गुस्सा बड़ा कंट्रोल किया था, वरना जिस कदर वो ज़िद्दी हो रहा था वो वाकई सुबह चलने के काबिल न रहती। ठीक है, 1 घंटे बाद मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक तुम फ्रेश। अरे क्या फ्रेश, मैं भी शॉवर लेकर आती हूँ, एक साथ जाएंगे मीटिंग पर। वो छपाक से ब्लैंकेट से निकलती खड़ी हुई, अपनी हालत से अनजान। उसके बाल और कपड़े बिखरे हुए थे। उसकी इस अजीब और मासूम हालत को देखकर कबीर ने अपने लबों को दांतों तले दबाया। अपनी बिखरी हालत का एहसास हुआ तो नैना फ़ौरन बिस्तर में वापस घुसी। इधर देखो, मुझे बाथरूम जाना है, शॉवर लेना है। वो मिनमिनाई। तुम्हारे शॉवर की ऐसी की तैसी। कबीर इस हाल में उसे अकेले कैसे छोड़ सकता? जब वो इस तरह बच्चों जैसी ज़िद उस पर आया करती, उसे तंग करने की ख्वाहिश फिर से जगा गई। उसके पास जाता, वो उसे ब्लैंकेट समेत पकड़ता, खुद भी वहीं बेड पर बैठ गया। एक बार फिर से नैना की चीख पुकार और उनकी बहस पूरे कमरे में गूंज रही थी। मीटिंग के बाद अब कबीर का इरादा लंच करने का था। सुबह ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया था और नैना की हालत भी ऐसी थी कि जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए। वो होटल में बैठे लंच कर रहे थे कि अचानक दादाजी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखते ही कबीर हैरान हुआ, लेकिन नैना के चेहरे की रंगत उड़ गई। अरे दादाजी, आप अचानक यहाँ?
हाँ बेटा, एक दोस्त था, उसकी हालत देखने आया था। मुझे नहीं पता था कि इसी होटल में ठहरे हो तुम दोनों। दादाजी की गहरी नज़रें नैना पर टिकी तो नैना ने रुख फेरा। उसका ये अंदाज़ देखते कबीर को बुरा तो लगा पर खामोश रहा। बस दादाजी, आज ही वापसी है, काम हो गया है, आप लोग रुके, मैं आता हूँ। वो होटल के अंदर चला गया ताकि अपना और नैना का सामान ले सके। क्या बात है नैना बेटी, दादा से क्या गलती हो गई जो यूं खींची खींची सी हो? वो उसका हाथ थामने लगी कि नैना ने एकदम उनका हाथ झटका और रुख फेरते हुए खड़ी हो गई। मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, तुम मुझे यूं झटक नहीं सकती। उसके करीब होते हुए उसके बाजू को सख्ती से थाम गए। नैना ने एक निगाह उस शख्स को देखा जो दादाजी होने का दावा कर रहा था, पर वो दादाजी नहीं थे। हाथ हटा लो वरना मुंह तोड़ दूंगी। ये तुम अपने दादाजी से किस तरह बात कर रही हो मेरी बच्ची? कबीर को आता देखते ही वो फ़ौरन पास बदल गए। नैना ने झटके से अपने बाजू छुड़ाते हुए उन्हें पीछे धक्का दिया। वो अनबैलेंस होते ही पीछे जा गिरे। नैना, कबीर ने खुद से उसे पुकारा और फ़ौरन आगे बढ़कर दादाजी को सहारा दिया। पागल हो गई हो क्या? तरीका है ये? कबीर, इन्होंने मुझे सख्ती से छुआ। वो बाजू उसके सामने कर गई जहाँ उंगलियों के निशान थे। अरे बेटा, गलती से हो गया, बात को क्यों बढ़ा रही हो? चलो घर चलें। नहीं, पहले इस शख्स की असलियत सामने आए, फिर बकवास बंद करो। कबीर ने उसे बीच में ही टोक दिया। वो गुस्से से कबीर को देखने लगी। खबरदार, जो दादाजी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो पहले साबित तो करें कि ये दादाजी हैं। तुम्हारा तो मैं घर जाकर बंदोबस्त करता हूँ। एक ही रात में दिमागी तवाज़ुन खो गया है तुम्हारा। कबीर ने उसे कलाई से जकड़े वहाँ से निकालते हुए घूरते हुए कहा, जबकि उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दोनों के बीच दरार पड़ चुकी थी, अब दोनों ही अलग हो जाने थे। नैना अब अकेले होती तो वो आराम से उसे अपने काबू में कर सकते थे। सिंघानिया मेंशन पहुँचे तो भी दोनों के बीच कोई बात ना हुई। रात होने को थी। वो उसे खींचता हुआ उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर पटक गया। मेरी एक बात गौर से सुन लो, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन दादाजी के साथ कोई भी बदतमीज़ी की तो जान से मार दूँगा। वो उंगली उठाकर वार्न कर रहा था। नैना को लगा कि ये तो कोई और ही कबीर है। रात वाले कबीर और अब वाले कबीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक मिनट, वो जाने लगा कि नैना ने रोक दिया। रात भर मुझ पर अपनी शिद्दतें न्यौछावर करके मुझे अपना बनाकर आप मुझे यहाँ इस कमरे में छोड़कर जा रहे हो? अपने साथ अपने कमरे में रखोगे अब तुम मुझे? उसके कॉलर को सख्ती से जकड़ते हुए वो धाड़ी। कितनी बार कहा है आवाज़ नीची रखकर बात किया करो, पर तुम। वो उससे अपना कॉलर छुड़ाने लगा कि नैना ने एकदम उसके होंठों पर अपने लबों की गिरफ्त जमाई। वो वहीं स्टिल खड़ा रह गया। वो शिद्दत से उसके होंठों पर सितम ढा रही थी, अपना सारा गुस्सा उसके होंठों पर ढाते हुए उसे कट लगाकर पीछे हटी। जाओ, अब जहाँ जाना है। वो पलट गई, जबकि कबीर के नंबर पर अहम कॉल आ रही थी जिसे रिसीव करना ज़रूरी था, वरना इस वक्त वो नैना को बता देता कि गुस्सा कैसे ढाते हैं। तुमसे आकर हिसाब लेता हूँ। वो बाहर निकला तो उसका रुख नीचे की जानिब था। बहुत दिन में वो भी दादाजी में तब्दीली नोट कर चुका था, लेकिन जब तक हाथ में कोई सबूत नहीं लगता वो कोई एक्शन नहीं ले सकता था। सिंघानिया मेंशन में मौजूद नए मुलाजिमों को एक तरफ करते हुए कबीर ने पुराने मुलाजिमों को हिदायत की कि वो उनकी हरकतों पर नज़र रखें। सिर्फ यही नहीं, उसने पूरे घर में स्पाई कैमरास भी लगा दिए थे, नैना के कमरे में भी और दादाजी के कमरे में भी। और नैना को लेकर वो इनसिक्योर हुआ। दादाजी की जगह कोई बहरूपिया था उनके साथ। वो बहुत पहले से ये बात जान गया था। आज नैना का ये सब कहना उसके किए किराए पर पानी फेर सकता था, इसलिए उसने नैना को ही गलत करार दिया। किस तरफ? सर, इस तरफ। नीचे पहुंचकर उसने अपने आदमी से पूछा जो मुलाजिम के रूप में वहाँ मौजूद था। जैसे ही तहखाना खुला, सामने रस्सियों से जकड़े दादाजी को देखते ही कबीर का सांस हलक में अटका। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं थे। कबीर ने उन्हें अपने खुफिया आदमियों के साथ हॉस्पिटल पहुंचाया। उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, शायद काफ़ी दिन से भूखे हैं और अत्याचार का निशाना भी बनाया गया है। डॉक्टर की बात पर कबीर को इस बहरूपिये पर बेइंतहा गुस्सा आया। दादाजी को थोड़ा सा होश आया तो उन्होंने कबीर को पुकारा, डोंट वरी दादाजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कबीर, नैना को बचाओ। बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज बोल पाए तो अचानक कबीर को एहसास हुआ। वो जल्दबाजी में उसे तो भूल गया। फ़ौरन बाहर निकला। एसपी सूरज को सारी बात समझाता वो सिंघानिया मेंशन पहुंचा। नैना, उसका दिल होल रहा था, भगवान न करे उसे कुछ हो। वो उसके कमरे की जानिब भागा पर वो वहाँ नहीं थी। नैना को ढूंढता सब जगह देखने लगा। अचानक उसे स्टोर रूम से घुटी घुटी आवाज़ सुनाई थी। वो फ़ौरन उस तरफ लपका और दरवाज़ा 2-3 बार धक्का देते हुए खोला तो वो शख्स नैना पर झुका हुआ था। इससे पहले कबीर कुछ करता, नैना ने हाथ में पकड़ा चाकू उस शख्स के पेट में घुसा दिया।
वो चीख मारता दूर हटा। नैना फ़ौरन खुद को संभालती कबीर के पास जाकर गिरने लगी थी। कबीर ने उसे फ़ौरन संभाल लिया। मैंने खुद को बचा लिया कबीर, अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। उसके कंधे पर सर फेंक गई। एसपी सूरज अपनी टीम के हमरा बाहर पहुंच चुका था। इस शख्स को गिरफ्तार करता इससे पहले कबीर ने उसको इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। सब्र कर मेरे यार, इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इससे सब कुछ उगलवाना है। हौसला रख, भाभी को देख तू। सूरज उस शख्स को गिरफ्तार करता अपने साथ ले गया, जबकि कबीर नैना को बाहों में भरे अपने कमरे की जानिब बढ़ा। नैना, नैना आंखें खोलो। वो उस पर पानी के छींटे मारता बेचैन हुआ। तभी उसने धीरे से आंखें खोलीं। कबीर, कबीर, वो दादाजी नहीं है हमारे। वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। वो ठीक हैं, ठीक हैं। कहाँ है वो? नैना बेचैन हुई। हॉस्पिटल में हैं, पर अब खतरे से बाहर हैं। वो उसे सीने से लगा गया। उसके बालों पर बोसा देते ही शिद्दत से अपने साथ लगाए आंखें मींच गया। दादाजी अब तंदुरुस्त होकर घर आ गए थे। 3 महीने से इस शख्स ने उन्हें कैद में रखा हुआ था। वो खुद उनकी जगह मेंशन में आकर रह रहा था। अविनाश संघानिया नाम था उसका। वो उनके दादा का सौतेला भाई था और जायदाद के हसूल के लिए वो अक्सर दादाजी से लड़ता रहा, पर उसे कुछ ना मिला। शादी के पर बाप न बन सका तो दादाजी के बच्चों को होशो खुराम दिलाता बर्दाश्त ना हुआ और हसद में आकर उन्हें अपने चंद आदमियों के साथ मिलकर फायरिंग करके मार दिया। और अब इस मेंशन में घुसकर उनके पोते और पोती को भी बर्बाद करने की कोशिश में था। पर इस बार वो पकड़ा गया। वो पुलिस की हिरासत में था। उस पर तो अच्छे खासे केस चलने थे और मौत की सज़ा ही होनी थी। उसके साथ जुड़े सब उसके आदमी भी पकड़े जा चुके थे। नैना दादाजी के साथ जुड़कर बैठी थी। दादाजी, अब मुझे नैना की विदाई दे दें। कबीर मायनी ख़ैज़ अंदाज में बोला। अब विदाई तो ये ले चुके, अब रिसेप्शन ही रह गया है। नैना की ज़ुबान पर खुजली हुई तो कबीर का कहकहा गूंजा। दादाजी ने दोनों की नज़र उतारी। शहर के सबसे बड़े हॉल में दोनों का रिसेप्शन धूमधाम से किया गया। नैना क्या सोचा था आज रात के लिए? कबीर उसके कान में घुसा, जबकि अभी अपनी दोनों फ़ोटो सेशन करवा कर वापस स्टेज पर आए थे। कुछ गंदा ही सोच रहे होगे, वो मुंह बनाती बोलकर कबीर को हैरत ज़दा कर गई। मतलब तुम भी वही सोच रही हो? वाह, अमेजिंग। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। कबीर कहकहा लगाकर हंसा कि नैना ने रूहांसे होते हुए उसे देखा। कबीर, बस कर दो, थक गई हूँ मैं। उसकी जुनूनी शिद्दतों पर वो बिलाखिर हार मान गई, जबकि दोनों में शर्त लगी थी कि किसका स्टैमिना ज़्यादा है। हार मानती हूँ ना, वो गहरी सांस भरते हुए बोला तो वो भी सरस बात में हिलाते हुए हार मान गई। कबीर ने झुककर उसके माथे पर लब रखे। उसका हर लम्स नैना अपनी रूह में उतरता महसूस कर रही थी।